आइए साथियों जानते हैं कि आचार्य भरत ने काव्य के लक्षण कितने लक्षण माना है। तो आज हम अभी बनाने जा रहे हैं वीडियो कि आचार्य भरत ने में प्रकरण हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भरत का ही चल रहा है। तो आचार्य भरत ने जो काव्य का लक्षण बताया है, देखिए काव्य का लक्षण जो हम आगे काव्यांगों में जब पढ़ाएंगे आपको, तो अलग अलग जो विद्वान है उनके द्वारा जो बताया गया है, संख्या बताई गई है, उनकी परिभाषा बताई गई है, उनके बारे में बताएंगे। अभी मैं आपको काव्य के लक्षण जो आचार्य भरत ने बताया है उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि पूछता है कि आचार्य भरत ने काव्य के कितने लक्षण माने। तो आचार्य भरत ने काव्य के कुल 7 लक्षण माना है। इन्होंने कुल 7 लक्षण माना है। याद रखिएगा, यह पूछ सकता है कितने लक्षण, 7 लक्षण। ठीक है, तो आचार्य भरत ने काव्य के कुल 7 लक्षण माना है। ये पूछ सकता है डाटा, तो उसमें दे देगा 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 9 दे देगा, इसी करके। तो आचार्य भरत ने काव्य के कुल 7 लक्षण माना है। कौन कौन से 7 लक्षण हैं? ललित मृदु पद, ठीक है, ललित मृदु पद, गुण शब्दहीन, गूढ़ शब्दहीन, ललित मृदु पद, गूढ़ शब्दहीन। तीसरा सर्व सुगम, सर्व सुगम। चौथा उन्होंने जो माना, युक्ति मत, युक्ति मत। चौथा युक्ति मत। पांचवा नृत्य उपयोग, नृत्योपयोग, अर्थात जो नृत्य में उपयोग हो सके, नृत्यो उपयोग। छठवां उन्होंने माना रस प्रवाह गुण, रस प्रवाह गुण। ठीक, छठवां उन्होंने रस प्रवाह गुण। और सातवां संधि युक्तता, संधि युक्तता। यह काव्य के 7 लक्षण आचार्य भरत ने माना। इसमें पूछ देगा इसमें से कौन से लक्षण है जो आचार्य भरत ने नहीं माना है। तो याद रखिएगा, आचार्य भरत ने यह 7 लक्षण है, कौन कौन से जो माना है इन्होंने। ललित मृदु पद, गुण शब्दहीन, सर्व सुगम, युक्तिमत, नृत्य उपयोग, रस प्रवाह, संधि युक्तता। इसका एक श्लोक है जिसे आप, उन्होंने इसी चीज को श्लोक में बता दिया है, तो याद रखिएगा। तो ये काव्य के लक्षण जिसको आचार्य भरत ने वर्गीकृत किया है, कि कुल उन्होंने 7 लक्षण बताया है। कौन कौन सा? ललित मृदुपद, गुण शब्दहीन, सर्व सुगम, युक्तिमत, नृत्य उपयोग, रस प्रवाह गुण, संधि युक्तता। ये काव्य के 7 लक्षण आचार्य भरत ने माना है। पूछता है कि काव्य के कितने लक्षण, तो काव्य के कुल 7 लक्षण आचार्य भरत ने माना। कौन कौन से? ललित मृदुपद, गुण शब्दहीन, सर्व सुगम, युक्तिमत, नृत्य उपयोग, रस प्रवाह गुण, संधि युक्तता। यह रस के काव्य के 7 लक्षण किसने? आचार्य भरत ने माना है। ठीक है, आगे आचार्य भरत कहते हैं कि
आस्वाद्य और आस्वाद। आस्वाद्य प्लस आस्वाद। आस्वाद्य अर्थात भोजन जो देगा, स्वाद देगा, और स्वाद उसका स्वाद। जब ये दोनों मिलते हैं तो इनका संश्लिष्ट रूप, संश्लिष्ट रूप, इसी का संश्लिष्ट रूप क्या कहलाता है? नाट्य रस बनता है। रूप नाट्य रस बनता है। जब आस्वाद्य और आस्वाद मिलते हैं या संश्लिष्ट मतलब आपस में जब चिपकते हैं तो नाट्य रस की उत्पत्ति होती है। तो आस्वाद्य और आस्वाद का संश्लिष्ट रूप ही नाट्य रस आचार्य भरत ने बताया है। एक प्रश्न और इनसे बनता है आचार्य भरत से, कौन सा? कि आचार्य भरत ने रस के 3 अंग बताया। आचार्य भरत इनके अनुसार रस के 3 अंग हैं। रस के 3 अंग इन्होंने कहा कि इन्होंने आचार्य भरत ने रस के 3 अंग माना है। कौन कौन से? रस के 3 अंग कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। तो रस के 3 अंगों में कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक पात्र, अभिनेता और दर्शक। पहला ऐतिहासिक पात्र। ऐतिहासिक पात्र, अभिनेता अर्थात नट। ऐतिहासिक पात्र, अभिनेता और तीसरे जो अंग है रस के वो है दर्शक। ठीक है, ऐतिहासिक पात्र, अभिनेता और ये तीसरे कौन है? दर्शक। दर्शक को ही सौंदर्य अनुभूति होती है। इसमें पूछता है कि सौंदर्य अनुभूति इसमें से किसमें होती है? तो ऐतिहासिक पात्र में नहीं होती, अभिनेता में नहीं, या दर्शक में होती है। इसी को सौंदर्यानुभूति अगर पूछता है कि सौंदर्य अनुभूति किसमें होती है तो वो दर्शक में होती है। तो आचार्य भरत ने रस के 3 अंग माना है। कौन कौन से? ऐतिहासिक पात्र, अभिनेता और दर्शक। ये रस के 3 अंग आचार्य भरत ने बताया है कि रस इन्हीं से रस निकलता है, यही अंग है उसके। तो ऐतिहासिक पात्र में अभिनेता और तीसरा दर्शक। दर्शक को ही सौंदर्य अनुभूति होती है। आचार्य भरत ने बताया है कि सौंदर्य की अनुभूति किसको होती है? न तो अभिनेता की होती है, न तो ऐतिहासिक पात्र में होती है, बल्कि दर्शक जो देखता है उसी को सौंदर्य की अनुभूति होती है। ठीक है, अभिनेता का अस्थाई भाव ही रस रूप में बदलता है। इसी का अस्थाई भाव, ठीक है, अस्थाई भाव ही रस में बदलता है। ठीक है, जो सौंदर्य की अनुभूति होती है वो अभिनेता की ही जो का स्थायी भाव ही सौंदर्य की अनुभूति कराता है, रस रूप में परिणित होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आचार्य भरत से बन सकते हैं। आगे एक और प्रश्न है, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दे रहे हैं। एक और प्रश्न इसमें बनता है कि आचार्य भरत ने वीर रस के कितने भेद माना है? ठीक है, आचार्य भरत ने, कैमरा नीचे नहीं बल्कि मिटा दे रहे हैं, ठीक, मिटा। आचार्य भरत ने रस के 3 भेद माना है। किसके?
वीर रस की। ये वीर रस है। पूछता है कि आचार्य भरत ने वीर रस के कितने भेद माना है, तो उन्होंने 3 भेद बताया है कि वीर 3 प्रकार के वीर हो। भरत ने कहा कि जो वीर होते हैं वो 3 प्रकार के वीर होते हैं। अपने उसमें नाट्य शास्त्र में बताया, उन्हें क्या बताया है कि पहला युद्ध वीर, युद्ध वीर, ठीक, पहला युद्ध वीर। उन्होंने वीर रस के 3 भेद माना कि उन्होंने कहा कि वीर 3 प्रकार के वीर होते हैं। पहला युद्ध वीर, दूसरा धर्मवीर, धर्मवीर, तीसरा दानवीर। उन्होंने बताया कि ये 3 प्रकार के वीर होते हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर। तो आचार्य भरत ने वीर रस के 3 भेद बताया कि 3 प्रकार के वीर होते हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर। ये 3 वीर होते हैं। किसने बताया? आचार्य भरत ने बताया है कि 3 प्रकार के वीर होते हैं। और वहीं दूसरा एक प्रश्न बनता है कि रति का कितने भेद माना है। तो आचार्य भरत ने रति रति के कितने भेद माना है? तो आचार्य भरत ने रति के भी 3 भेद माना है। रति के 3 भेद माना है। आचार्य भरत ने रति के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, पहला श्रृंगार, दूसरा रति के 3 भेद माना है। दूसरा कौन सा भेद है? वात्सल्य, वात्सल्य। आचार्य भरत ने रति के 3 भेद माना है। पहला श्रृंगार, दूसरा वात्सल्य और तीसरा भक्ति रस, भक्ति रस। तो आचार्य भरत ने रति के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति रस। ये 3 भेद आचार्य भरत ने। तो इस छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। तो उन्होंने वीर रस के कितने भेद माना है आचार्य भरत ने? तो 3 भेद माना, युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर। और आचार्य भरत ने श्रृंगार रस के रति के कितने माना है? तो रति के 3 भेद उन्होंने माना, श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति रस। यह आचार्य भरत ने माना है। इसके बाद हम अगली वीडियो हम आपको लेकर आ रहे हैं रस विघ्न। तो जो रस विघ्न है वो इसी कड़ी में अगली वीडियो में हम जारी करेंगे। जस्ट इसके अगले पार्ट में रस विघ्न।